ओके, सो पहला किंगडम हमारे पास आ गया मोनेरा, ठीक है। दूसरा आ गया हमारे पास कौन सा, प्रोटिस्टा, ओके। थर्ड वी हैव द प्लांट किंगडम और प्लांटे, एंड द फोर्थ इज द एनिमेलिया। प्रॉब्लम वाज दैट, प्रॉब्लम क्या थी अभी तक, प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास प्लांट है, प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफ, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये थी कि जो फंगस थी, क्या थी जो हमारे पास, सपोज फंगस, ठीक है ना, वो मल्टीसेलुलर तो थी, यूकैरियोटिक भी थी, बट इट वाज नॉट दी, क्या नहीं थी वो, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ नहीं थी। तो ये वाली बात समझ आएगी इसको, हमारे पास हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम क्या था, आर एच विटेकर, क्या नाम था इनका, आर एच विटेकर, एंड आर एच विटेकर कम अप विद द आइडिया ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस आइडिया से सामने आई है हमारे पास, बताओ जरा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इन्होंने कहा यार हमें ना एक किंगडम की और जरूरत है, और इन्होंने बोला कि यार वो किंगडम क्या होना चाहिए, दैट किंगडम मस्ट बी कौन सा, फंजाई, ठीक है। जहां पर आप उन ऑर्गेनिज्म को रख सको जिनको अभी तक आपने प्लांट में रखा हुआ है, पर वो ऑटोट्रॉफ नहीं है, वो क्या है, वो हेटेरोट्रॉफ है। क्या है वो, बोलो। हेटेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ है। और यहाँ पे हमारे पास 5th किंगडम की फॉर्मेशन होती है, फंगस इज पुट अंडर द किंगडम फंजाई। समझ आया आपको मेरी बात, हाँ या ना, ठीक है। तो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो किस चीज पे बेस्ड था। सो आर एच विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नंबर 1 सेल टाइप। किस पे बेस्ड था, किस पे बेस्ड था, आवाज आ रही है आपको मेरी, सेल टाइप्स, सेल टाइप पे, ठीक है ना, कि भाई सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक्स, दूसरा प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। इसको हम अलग से नहीं लिखते हैं, ठीक है, बट ठीक है ना, अलग से नहीं लिखते हैं, क्योंकि देखो यार अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो यूकैरियोटिक हो जाएगा, न्यूक्लियस एब्सेंट तो प्रोकैरियोटिक हो जाएगा, ठीक है। पर इसको मैं बताऊंगा कि इसमें अलग से क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है क्या, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, किसके बेसिस पे, सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। नंबर 4 क्लासिफिकेशन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किसके बेसिस पे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि सेल वॉल है कि सॉरी यूनिट सेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्या, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या बोलो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ठीक है ना। ये तो वो है जिनके बेसिस पे हम इन सब इनको पढ़ेंगे, ठीक है ना। पर इसके अलावा उसने और भी फर्दर क्लासिफिकेशन करी थी, जिसमें उसने और भी फैक्टर्स को यूज किया था, जैसे कि उसमें था हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या, he also used a parameter या mode of nutrition, mode of reproduction as a parameter to classify the organisms, ठीक है। he also used the ecological role, what role, ecological role, कि भाई अगर ये अपने यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये क्या काम करता है, ठीक है। जैसे कि मान लो क्रो है, तो आप बोलोगे सर क्रो का तो दुनिया में कोई काम ही नहीं है, नहीं, क्रो का काम है, क्रो क्या है, क्रो स्कैवेंजर है, क्या है, क्रो स्कैवेंजर है। सड़कों पे जो डेड बॉडीज पड़ी रहती हैं तो क्रो क्या करता है, तो खा के साफ करता है ना, हाँ या ना। तो क्रो का इकोलॉजिकल रोल है, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स क्या करते थे, आर एच विटेकर ने यूज करे थे अपने क्लासिफिकेशन में, ठीक है। सो दिस वर द, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, पैरामीटर्स यूज्ड बाय आर एच विटेकर। भाई समझ आ रही है मेरी बात, आसान है मुश्किल आप बताओ, आसान है, ठीक है, आसान है, ठीक है ना। चलें बढ़ जाए, नोट किया आपने ये वाला पार्ट, सर जस्ट अ सेकंड, हाँ कर लो फटाफट, नोट कर लो, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे नोट करने की, ज्यादा जरूरत होगी मैं आपको आपको खुद ही बताऊंगा। सर हाँ बेटा बोलो। आपने फंगी पे आपने लिखा है मल्टी सेलुलर,
फिर आपने ये फंगी लिखा है हेटरोट्रॉफ्स के ऊपर। क्या, दोबारा बोलो। आपने ये फंगी के ऊपर जो है आपने क्या ऑटोट्रॉफ्स और नीचे हेटरोट्रॉफ्स लिखा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे मैंने बताया कि देखो प्लांट तो मल्टीसेलुलर जो कैरियोटिक ऑटोट्रॉफ होते हैं, और जो फंगस है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होके क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। ठीक है, यही पूछ रहे थे ना, कुछ और पूछ रहे थे। यस सर, यही पूछ रही थी। ठीक है। सर यस, यूनिट अगर यूनिसेलुलर होता है तो फिर वो प्रोटिस्टा में क्यों नहीं होता, फंगस में क्यों होता है? वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। ठीक है ना, सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कई बार एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है एक बार 2012 में। ठीक है ना, आई विल टेल यू कि अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू दी एनसीईआरटी, जो ईस्ट है, कौन है जो ईस्ट, ठीक है ना, वो क्या है, ईस्ट इज यूनिसेलुलर, बिल्कुल ठीक बात है। और यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी उसको रखा गया कहाँ पर, हमारे पास फंजाई में। कहाँ रखा गया है, फंजाई में। ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है ना, बट अकॉर्डिंग टू नीट एग्जामिनेशन जो हुआ था कब, 2013 में, ठीक है, या 12 में हुआ था, आई एम नॉट, ठीक है, उसमें पूछा गया था कि इसमें से हम ईस्ट को कहाँ पे रखोगे। ईस्ट हमारे पास क्या है, ईस्ट हमारे पास यूनिसेलुलर है। एक मिनट बच्चे, हेलो, यस, sorry, I'm right now I'm busy, can you call me back 9:30, 9:30, yeah, okay, okay. ओके, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि ये जो ईस्ट है, ठीक है ना, उसको हम कहाँ पे रखेंगे। ईस्ट को हम यूनिसेलुलर है तो इसको हम कहाँ रखेंगे, फंजाई में रखेंगे, प्रोटिस्टा में रखेंगे, कहाँ रखेंगे। तो उसे प्रोटिस्टा एक आंसर था। तो बच्चों को लगा कि यार एनसीईआरटी में तो कहाँ रखा गया है, एनसीईआरटी में ईस्ट को रखा गया फंजाई में, तो बच्चों ने आंसर फंजाई टिक कर दिया, बट दैट आंसर वाज रॉन्ग। करेक्ट आंसर वाज प्रोटिस्टा। क्या करेक्ट आंसर था उसका, प्रोटिस्टा। ठीक है, तो मैं आपको ये बात फिर कह रहा हूँ कि भले से एनसीईआरटी में ईस्ट को पंजाब में रखा गया है, बट टेक्निकली इट इज रॉन्ग। इट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। किसको बिलोंग करती है वो, प्रोटिस्टा को, क्योंकि ईस्ट क्या है, ईस्ट यूनिसेलुलर है और उसके पास न्यूक्लियस भी है। तो जो भी यूनिसेलुलर न्यूक्लियस वाली चीजें उसको कहाँ रखते हैं हम, प्रोटिस्टा में। कहाँ रखते हैं, प्रोटिस्टा में। समझ आ रही है मेरी बात आपको, ठीक है, या कोई डाउट है, मेरा डाउट क्लियर हुआ आपका। यस सर, हो गया। ठीक है, चलो। अब एक बच्चा बोल सकता है सर मैं तो सर इन सब चीजों को भूल जाता हूँ बार बार। ठीक है, तो मेरे को कुछ सिंपल तरीका बताओ जिससे कि मैं इन सब चीजों को याद रख पाऊँ कि कैसे क्या हो रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे कि आप सब चीजों को आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, तो पहले हम फिर बात कर लेते हैं किसकी, सेल टाइप की, या प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, किसके बेसिस पे, न्यूक्लियस बेसिस पे। ठीक है ना, उसके बाद कर लेते हैं हम किसकी, सेलुलैरिटी की या बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है ना, और फिर हम बात कर लेंगे इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने पैरामीटर बना दिया ये वाला। तो यार देखो इसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, इसके नीचे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे क्या होंगे, जैसे इसके नीचे लिख दिया मैंने मोनेरा। क्या लिख दिया मैंने, मोनेरा। तो आप मुझे बताओ कि मोनेरा के पास न्यूक्लियस होता है कि नहीं होता, नहीं होता, न्यूक्लियर नहीं होता होता, है। बिल्कुल। तो इसका मतलब इसके नीचे वाले जो भी है सारे के सारे क्या है हमारे पास, प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो भी आएंगे क्या होंगे, वो सारे के सारे, बोलो यार,
यूकैरियोट्स होंगे। क्या होंगे? सारे के सारे यूकैरियोट्स। तो आप मुझे बताओ कि जो प्रोटिस्टा होगा उसके ऊपर आएगा, इसके नीचे आएगा? प्रोटिस्टा क्या है? Tell me. यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर। बिल्कुल, तो ये हो गया हमारे पास क्या? प्रोटिस्टा। इसको ऐसा रखेंगे, ठीक है। फिर दूसरा लेवल हमारे पास क्या है? दूसरा लेवल आ रहा है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि भाई देखो, इसके ऊपर जो भी आएंगे, इसके ऊपर जो भी आएंगे सारे के सारे क्या होंगे? दे विल बी मल्टी सेलुलर, ठीक है। और इसके नीचे जो भी आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? यूनिसेलुलर। तो आप मुझे बताना कि अगर मुझे बताना है कि प्रोटिस्टा क्या है, तो प्रोटिस्टा को आप कैसे डिफाइन करोगे? प्रोटिस्टा इज नथिंग बट अ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। आसान है, मुश्किल है? ठीक है, तो आपने इसको ऐसे ही याद रख लेना है, थोड़ा सा समझ में लेना है। याद तो रट्टा तो कुछ भी नहीं मारना, रट्टा मार के सब खिलाफ हो, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई हमारे पास 2 लेवल पे, ठीक है जी। आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे पास इसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसकी बात आती है, बोलो। तो यार देखो, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला है। इसके इधर जो आएंगे, इसके इधर जो आएंगे वो क्या होंगे? वो होंगे ऑटोट्रॉफ। क्या होंगे बेटा? बोलो। ऑटोट्रॉफ। और इसके इधर जो आएंगे वही वो होंगे क्या हमारे पास? हेट्रो, ठीक है। तो प्लांट कहाँ पर आएंगे बताओ जरा? इस तरह, ठीक है। प्लांट क्या होते हैं? व्हाट आर प्लांट्स एक्चुअली? प्लांट्स आर, बताना, डिफाइन करना प्लांट्स को। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। समझ आई बात? बोलो यार, कोई डाउट आ रहा है यहाँ तक या आसान है? हाँ, ठीक है। और इसके इधर जो हेटेरोट्रॉफ आने वाले हैं, इसमें 2 चीजें आ जाएंगी हमारे पास। एक तो आ जाएंगे हमारे पास कौन सा? एनिमल। क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ पर आ गया हमारे पास ये एनिमल, क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं? एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ, ठीक है। और हेटेरोट्रॉफ होने के साथ साथ ये अपना खाना मुंह से खाते हैं। तो जो खाना अपना मुंह से खाता है उसको कहते हैं कि हम, इट इज कॉल्ड होलोजोइक। क्या कहलाता है बेटा? बोलो। एक वर्ड होता है जो अपना खाना मुंह से खाता है, उसको कहते हैं क्या? होलोजोइक, ठीक है। और फिर तीसरा, भाई तीसरी कैटेगरी फंजाई। कौन सी आ रही है? फंजाई। कौन सी आ रही है? फंजाई। तो फंजाई अपना खाना मुंह से खाते हैं क्या? सैप्रोफिटिक होते हैं, ये बॉडी के बाहर एंजाइम निकाल के उसको डिकम्पोज करते हैं। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि हमारे पास जो फंजाई है, फंजाई हेटेरोट्रॉफ तो होते हैं, पर हेटेरोट्रॉफ भी कैसे वाले हेटेरोट्रॉफ होते हैं? ये दे आर सेप्रोफाइट। क्या होते हैं ये? सेप्रोफाइट होते हैं। कुछ कुछ केस में ये पैराफाइट भी होते हैं, बट जनरली दे आर व्हाट? सेप्रोफाइट, ठीक है। तो हमें ये वाली बात समझ आती है कि सबसे पहले अर्थ पर क्या नजर आएंगे? सबसे पहले अर्थ पर नजर आएंगे मोनेरा। फिर मोनेरा से क्या बनेंगे? मोनेरा से बनेंगे प्रोटिस्टा, ठीक है। फिर प्रोटिस्टा आ गया कि 3 पार्ट में टूट गया होगा। एक एक पार्ट बन गया होगा उसका प्लांट्स, एक बन गया होगा क्या? एनिमल्स, और एक बन गया होगा हमारे पास क्या? फंजाई। क्लियर हो रही है बात? ब्रांचिंग समझ आ रही है आपको? हाँ या ना? ठीक है। तो इसको कहता हूँ क्या मैं? फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या कहते हैं इसको हम? बोलो बेटा, बोलो। ये एनसीईआरटी में नहीं है, थोड़ा सा बाहर से बता रहा हूँ। फाइलोजेनेटिक। क्या कहता हूँ मैं इसको? फाइलोजेनेटिक, ठीक है ना। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? बेस्ड ऑन इवोल्यूशन। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी पैटर्न। किस बेसिस पे? बोलो। इवोल्यूशनरी पैटर्न के बेसिस पे हम इसको देखते हैं। इवोल्यूशनरी पैटर्न क्या है इसका? ठीक है, कि सबसे पहले अर्थ पे मोनेरा है, मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा है, फिर प्लांट है, फिर एनिमल्स है, और फिर फंजाई है, ठीक है। नहीं, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा से 3 ब्रांचेस बनी, एक बनी हमारे पास प्लांट, एक बनी एनिमल्स, और एक बनी फंजाई। दिक्कत? दिक्कत? ठीक है, नोट किया? नोटेड या नोट कर रहे हैं? अरे नोट कर रहे हो तो बोल दिया करो सर, नोटिंग। डन। डन?
Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो आगे आते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक क्लासिफिकेशन की बात कर ली है। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और अब शुरू करते हैं हमारा पहला किंगडम, किंगडम नंबर 1। हाँ, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारे पास, बताओ। मोनेरा। मोनेरा। शुरू करने वाले हैं बेटा मोनेरा। ठीक है, थोड़ा सा तेज पढ़ेंगे मोनेरा को। तो यार देखो, मोनेरा में कोई अलग ऑर्गेनिजम्स नहीं है। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आर द बैक्टीरिया। क्या है? कौन से ऑर्गेनिजम्स है इसमें? बैक्टीरिया। तो ध्यान रख लेना कि बैक्टीरिया आर द सोल members. Bacteria are the sole members of this kingdom. मतलब कि अगर इस किंगडम में आपको कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो क्या ही होगा? तो वो हमारे पास बैक्टीरिया ही होगा। समझ में बात मेरी आपको? ठीक है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ दिस मोनेरा। अच्छा, क्योंकि अब हमें मोनेरा के बारे में ही पढ़ना है, सॉरी, क्योंकि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, तो इधर ही बैक्टीरिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बैक्टीरिया का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है भाई, बनाऊं मैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर? ठीक है, तो जरा फटाफट देखते हैं कि बैक्टीरिया में दिखता कैसा है। तो यार देखो, कोई भी सेल होगा तो किसी भी सेल के ऊपर सबसे पहले क्या होती है? सबसे पहले इसके ऊपर होती है क्या? सॉरी, सेल वॉल। सबसे ऊपर होती है उसके ऊपर, सबसे पहले उसके जो साइटोप्लाज्म को कवर करती है उसको कहता हूँ क्या मैं? इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो कोटिंग होती है, ठीक है ना, बहुत मोटी कोटिंग होती है, उसको कहते हैं हम सेल वॉल। क्या कहते हैं उसको हम? बोलो। सेल वॉल। ठीक है, और इस सेल वॉल के ऊपर भी एक कोटिंग होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट मतलब ये आपके लिए नया है थोड़ा सा। और इस कोटिंग को, इस कोट को कहता हूँ क्या मैं? दिस कोट इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहलाता है ये? बोलो। ग्लाइकोकैलिक्स। ये बैक्टीरिया को हार्श कंडीशन में बचा के रखता है जिससे कि इसको नुकसान ना हो जाए। भाई समझ आ रही है मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है, दिस इज ग्लाइकोकैलिक्स। और ये तीनों लेयर एक साथ जब जुड़ती हैं, मिलकर बनाती हैं ये सेल एनवलप। क्या बनाती हैं ये? सेल एनवलप। ठीक है, पक्का? अच्छा, मुझे बताओ कि इसकी जो सेल वॉल है क्या है? जो इसकी, बेटा बोलो। सेल वॉल। बैक्टीरिया, जो प्लांट होते हैं, प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की। तो बैक्टीरिया में भी सेल वॉल किसकी बनी होगी? किसी और की बनी हुई होती है, तो बड़ा सा नाम है, भी याद नहीं है। याद नहीं आ रहा? चलो अभी याद दिलाते हैं, सुन लेना। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। इट्स सेल वॉल इज बेसिकली मेड अप ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज पेप्टिडोग्लाइकन। किसकी बनी होती है ये? बेटा रिपीट आफ्टर मी, किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, मार्क करो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, याद हो गई बात? चलो ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद अंदर क्या होगा भाई? सेल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? गोल गोल, क्या 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 कहते हैं उसको? न्यूक्लियस। हाँ, नहीं होता इसके पास, ध्यान रख लेना। अरे ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट थोड़ी है, न्यूक्लियस थोड़ी होगा इसके पास। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस होता है? नहीं, न्यूक्लियस नहीं होता। ये है इसका क्या? जेनेटिक मटेरियल। क्या है ये? दिस इज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि ये इसका डीएनए है। ठीक है ना, क्या है इसका? डीएनए, नेकेड डीएनए। ठीक है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दैट इज नॉट कवर्ड बाय एनी मेम्ब्रेन। जो किसी मेम्ब्रेन से क्या नहीं है? बोलो यार। हाँ,
कवर्ड नहीं है, नहीं है। ठीक है, वो क्या कहलाया जाता है? इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या कहलाते हैं बेटा, बोलो? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो सर यही इसका जेनेटिक मटेरियल है, यही इसका डीएनए है? नहीं, इसके पास क्या होता है, इसके पास ना एक एडिशनल डीएनए और भी होता है, वो उसके अंदर होता है यहाँ पर, ठीक है ना, वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये एक एडिशनल डीएनए होता है इसके पास, सर्कुलर डीएनए, एंड दिस सर्कुलर डीएनए इज कॉल्ड प्लास्मिड। क्या कहलाता है बेटा, बोलो? प्लाज्मिड। प्लास्मिड, याद रहेगा। तो दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, या आप सिंपल लिख सकते हो दिस इज द एक्स्ट्रा डीएनए। कैसे डीएनए है ये? एक्स्ट्रा डीएनए, ठीक है। अरे हाँ या ना? ठीक। यस सर। ये क्या हो गया, ये है साइटोप्लाज्म। अभी मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, डोंट वरी। ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म में कुछ क्या प्रेजेंट है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी राइबोसोम। बॉडीज। हाँ, क्या प्रेजेंट है हमारे पास? ये छोटे छोटे क्या हैं ये? दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये राइबोसोम्स कौन से वाले होंगे, 70 वाले या 80 वाले? चलो मैं बताऊंगा आपको 70 और 80 क्या होते हैं। यहाँ पे 70 वाले होते हैं बैक्टीरिया में, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जैसे ह्यूमंस हो गए, उनमें 80 वाले प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मली बैक्टीरिया में 70 होते हैं, ठीक है। अरे हाँ या ना? यस। मतलब 70 और 80 का मीनिंग क्या होगा? 70 एस का मतलब होता है यहाँ पे सेडवर्क्स यूनिट, में पढ़ाऊंगा आपको सेल वाले चैप्टर में। सेडवर्क्स यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं उसको। एक्चुअली 70 एस वाला जो होता है ना, वो दो चीज से मिलकर बना होता है, दो सब यूनिट से, एक होता है 50 एस, एक होता है 30 एस। जब जो 80 एस वाला होता है वो दो यूनिट से मिलकर बना होता है, 60 एस और 40 एस, ठीक है ना। अभी पढ़ाने जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे बेटर है कि इसको हम बाद में पढ़ें, ठीक है। अभी बस आप समझने के लिए लिख लें कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें कौन से प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, 70 एस वाले, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें कौन से वाले प्रेजेंट होते हैं, 80 एस वाले, ठीक है। किसने पूछा था वाला डाउट मेरे से, क्या नाम है आपका? निष्ठा। हाँ, निष्ठा। निष्ठा। ओके निष्ठा। निष्ठा, इसको हम ना चैप्टर नंबर 8 में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा सारी बातें। अभी बताने जाऊंगा ना तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चले। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा सुन लेना, यहाँ पर एक एक्सटेंशन ही प्रेजेंट होती है, जो कुछ दिखने में हमें ऐसा नजर आता है, ठीक है। फ्लैजेलम। क्या कहते हैं इसको? फ्लैजेलम। फ्लैचेला, ठीक है ना। सो इट इज अ सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्या होता है सिंगल? ये this is a single thread like structure and this is called the flagella। क्या कहलाता है? कहलाता है हमारे पास क्या? flagella, ठीक है। दो और भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, पिल्लाई होता है, फिमरिया होता है, बट उसको हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिक एक बैक्टीरिया समझ आ गया होगी, बैक्टीरिया दिखता कैसा है, हाँ या ना? ठीक है, चलें नोट करें फटाफट। सर डन। डन।
सभी नोट कर लिया? यस सर। ठीक है, चले बड़े आगे आते हैं। कहता है जो बैक्टीरिया है, क्या है जो हमारे पास बैक्टीरिया है, या सही मायनों में बोलो तो मोनेरा जो है हमारे पास, मोनेरा में आते सारे बैक्टीरिया हैं, तो आप मोनेरा बोलो बैक्टीरिया बोलो एक ही बात है, ठीक है ना। इनको हम क्या करते हैं, इनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बोलो? दो, ठीक है। एक होते हमारे पास कौन से, आर्क बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया? आर्क बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ठीक है ना। और दूसरे होते हैं हमारे पास कौन से, यू बैक्टीरिया। कौन से बेटा बोलो? सर अभी तो जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया है उसमें इन दोनों के अलग किंगडम बन गए, तो अभी भी हम इसको फाइलम में क्यों पढ़ते हैं? अभी हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में अपडेट नहीं हुआ है ये, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में अपडेट हो जाएगा तो फिर हम भी इसको 5 6 किंगडम में पढ़ाएंगे, ठीक है। चले, आर्क आपके एनसीईआरटी में 2006 में बनी थी, 2005 से पब्लिश हुई थी, 2006 से मार्केट में आनी शुरू हुई थी, और अभी 2020 आ गया है, 21 आ गया इनफैक्ट, ठीक है। तो कितने साल हो गए लगभग लगभग, कितने साल हो गए? 16 साल शायद, ठीक है। तो यार 16 सालों में चीजें अपडेट होती हैं, ठीक है ना। बट हमारी एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई है, हम पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। तो जिस जैसे ये भी अपडेट होगा वैसे हम भी आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, बट अभी के लिए एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो उसमें मोनेरा को दो पार्ट में बांटा गया है, एक हमारे पास आर्क बैक्टीरिया, ठीक है ना, और एक हमारे पास है व्यू बैक्टीरिया। आप इनका मतलब समझ लो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। आर्क बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो अर्थ पे बहुत साल पहले आए थे, ठीक है ना, जो पहले बैक्टीरिया अर्थ पे नजर आए थे। आर्क का मतलब होता है आर्कियोलॉजी, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिस्ट सुने होंगे आपने ये, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास ओल्ड या प्रिमिटिव, क्या मतलब होता है, प्रिमिटिव या ओल्ड, पुराना तत्व विभाग जो होता है हमारे पास, ठीक है। तो ओल्ड बैक्टीरिया, ठीक है। जबकि यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है ट्रू। क्या मतलब होता है बेटा बोलो? ट्रू बैक्टीरिया। तो सर ये ट्रू है तो क्या फॉल्स है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमें जो अपने आसपास जो बैक्टीरिया नजर आते हैं, जैसे आपके माउथ में बैक्टीरिया है, आपके टेबल में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, आपके टीवी के रिमोट में बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो बैक्टीरिया का मैं ढूंढने जाऊंगा तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, दैट विल बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी, वो इस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, यू बैक्टीरिया वाले को, ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया को देखूं तो भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा है, तो वो बैक्टीरिया को वहां पर कहाँ किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा, आर्क बैक्टीरिया को। समझ आ रही है आपको मेरी बात? निष्ठा क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, चलो पढ़ जाए। ओके आगे आते हैं, ठीक है, आर्क बैक्टीरिया पे, ठीक है। तो कहता है जो आर्क बैक्टीरिया है, क्या है जो हमारे पास आर्क बैक्टीरिया, दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाली बात, दे आर द प्रिमिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। देख मतलब ये अर्थ पे क्या थे, सबसे ओल्डेस्ट नोन ऑर्गेनिजम्स होंगे ये जब अर्थ पे ये आए होंगे, ठीक है। बिकॉज दे कैन सर्वाइव, बिकॉज दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम एंड हार्श एनवायरमेंट। ये एक्सट्रीम और हार्श एनवायरमेंट को में ये जिंदा रह सकते हैं। अरे सर एक्सट्रीम और हार्श एनवायरमेंट मतलब कि जैसे क्या, तो सुन लो। आर्क बैक्टीरिया हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, मतलब 3 टाइप में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है। एक आते हैं हमारे पास कौन से, हेलोफिल्स। कौन से आते हैं बेटा बोलो? हेलोफिल्स, ठीक है। दूसरे आते हैं हमारे पास कौन से, थर्मो एसिडोफिल्स, ठीक है। और तीसरे आते हैं हमारे पास कौन से, मिथैनोजेंस। थर्मो एसिडोफिल्स और ये हमारे पास कौन से, मिथैनोजेंस। सर इस वाली बात का मतलब क्या है? तो यार देखो मैं आपको हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आराम से आसानी से तोड़ते हुए चीजों को। हेलो, हेलोजन, हेलोजन सुना है आपने? हेलोजन, क्लोरीन क्लोरीन वाले। क्लोरीन, क्लोरीन। हेलोजन का मतलब होता है सॉल्ट, जैसे क्लोरीन जो समुद्र में मिलता है, ठीक है ना, सॉल्ट, सोडियम से ऐड करके सॉल्ट बनाते हैं।
तो वैसे ही हेलो का मतलब क्या होता है, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट, ठीक है, और फिल्स का मतलब होता है लविंग। तो ये क्या होते हैं, सॉल्ट लविंग होते हैं, ठीक है ना। दे कैन सर्वाइव, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशंस। ऐसी कंडीशन जो क्या है, जो बहुत एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा सलाइन है। समझ रहे हो मेरी बात? सलाइन मतलब बिल्कुल नमक भरा पड़ा है, क्या हो रखा है, बिल्कुल नमक। सर ये वाले बैक्टीरिया ओशन में मिलेंगे? ओशन में भी मिल सकते हैं, मिलते हैं ओशियंस में, ठीक है। और ओशियंस में एक्सट्रीम सैलिनिटी नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डेड सी, सुना है आपने डेड सी के बारे में, ठीक है। यस सर। डेड सी में क्या चाहिए, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लाइफ, कोई प्लांट, कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता, बट ये वहां पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम सैलिन कंडीशंस। ओशियंस में तो मिलते ही मिलते हैं ये, ठीक है। क्लियर हुई बात मेरी? ठीक, चलो आगे आते हैं। आगे आते हैं इस पे हम, थर्मो एसिडोफिल्स पे। तो यार देखो, जो वर्ड थर्मो है, क्या वर्ड है जो हमारे पास, थर्मोमीटर। थर्मोमीटर मतलब क्या होता है, ऐसा मीटर जो हीट बताए। तो थर्मो का मतलब होता है क्या हमारे पास, हीट, ठीक है। और एसिड का मतलब तो आप लोग समझते ही मेरे ख्याल से, है ना। और फिल्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, फिल्स का मतलब क्या होता है, लविंग, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये थर्मो एसिडोफिल्स हैं, दे कैन सर्वाइव इन, दे कैन सर्वाइव एट वेरी हाई टेम्परेचर मीडियम। ऐसे मीडियम में जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा थर्मल वेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, थर्मल वेंट्स, ठीक है ना। या गीजर्स होते हैं। अरे वो गीजर नहीं जो आपके बाथरूम में लगा हुआ है, तो नेचुरल गीजर की बात कर रहा हूँ मैं। आप में से कभी कोई हिमाचल प्रदेश गए हैं, हिमाचल? यस सर नहीं। आप गए हो हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मणिकरण साहिब, सुना है आपने? गुरुद्वारा है, यस सर। ठीक है। वहां पर क्या है, वहां पे जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है, पता है आपको ये वाली बात? यस सर। हाँ, ठीक है। वहां पे इतना गर्म पानी निकलता है कि उसमें भाप निकल रही होती है, इतना ज्यादा गर्म पानी होता है वो, ठीक है। तो उतने गर्म पानी में भी हमें ये थर्मो एसिडोफिल्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या, हमारे पास एक नेचुरल गीजर है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। समझ आ रही है मेरी बात आपको, हाँ या ना? सर ये वॉल्केनो पे मिल जाएंगे ना? वॉल्केनो में तो बेटा नहीं मिलेंगे, वो तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया, ठीक है। वहां तो पॉसिबल नहीं है, बट ये थर्मल गीजर्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। चलें, और जो तीसरी कैटेगरी हमारे पास यहाँ पर आ रही है इनकी, वो आ रही है कौन सी, मिथेनोजन्स। कौन सी आ रही है, मिथेन मतलब कि मीथेन, किसकी बात कर रहा है यहाँ पर ये, मीथेन गैस, वो मीथेन का फॉर्मूला काउ क्या? बफेलो से जो निकलती है, ये उनके एक स्टमक में रहते हैं ये वाले बैक्टीरिया। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, समझ नहीं आया मेरे को, दोबारा बोलो। जो काउ बफेलो जैसे एनिमल्स होते हैं, उनकी एक स्टमक में रहता है ये बैक्टीरिया। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रखा है आपने, ठीक है। तो मिथेन आपको पता होगा कि मिथेन बनती कैसे, पहले मिथेन कैसे बनती है मैं वो समझा देता हूँ आपको, ठीक है। होता क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में जो कार्बन होता है, क्या होता है हमारी बॉडी में, जो जैसे हमने कुछ खाना खाया, हमारे खाने में जो, जैसे मैंने पत्ते खाए, मैंने मान लो पालक खाया, ठीक है, या मैंने कोई भी सब्जी खाई, ठीक है। तो सब्जी में क्या हो गया, कार्बन था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन मेरी बॉडी में रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, और फॉर्मेशन होती है किसी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। या यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे अगर मीथेन बनती भी है, ठीक है, तो वो भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, और यहाँ पे बन जाता है कि हमारे पास मतलब डायरेक्ट ऐसे तो मीथेन तो नहीं बनती बॉडी में, माफ कीजिएगा ये थोड़ा गलत बता दिया मैंने, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कार्बन है भी, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी इसके साथ हमारे पास एग्जाम्पल नाइट्रोजन के साथ, एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, किसी फॉर्मेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में अमोनिया की, और अमोनिया विल ग्रेजुअली कन्वर्ट इनटू द यूरिया। तो हम क्या करते हैं, हम मीथेन नहीं बनाते, ठीक है। बट क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है। बट ये जो कैटल्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा, बोलो, कैटल्स, ठीक है।
कैटल्स का जो स्टमक होता है, क्या होता है कैटल्स का जो स्टमक होता है, ठीक है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, उनमें से एक पार्ट का नाम होता है क्या, र्यूमेन। क्या नाम होता है, बोलो, र्यूमेन, ठीक है। तो इस ह्यूमन में प्रेजेंट होता है कौन हमारे पास, हमारा बैक्टीरिया, इसका नाम क्या है, मिथेनोजन। क्या नाम है, मिथेनोजन, ठीक है। तो ये मिथेनोजन क्या करता है बेसिकली, ये मिथेनोजन उस कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से ना करवाकर किससे करवाता है, हाइड्रोजन से, समझ रहे हो, और फॉर्मेशन करता है किसकी, मीथेन की। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है बेसिकली, बताओ जरा मुझे, इट इज जनरेटिंग मीथेन। तो सिंस इट इज मीथेन प्रोड्यूसिंग या मीथेन जनरेटिंग बैक्टीरिया, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज, क्या कहलाते हैं, अरे बोलो, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मिथेनोजेंस। आसान है, मुश्किल है, ठीक है। प्लस इसके अलावा, सुन लो ना मेरी बात, तो एक बात हुई, इसके अलावा भी सुन लो आप, ठीक है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन मार्शी एरिया। कहाँ पाई जाती हैं ये, मार्शी एरिया में, यहाँ पे दलदल होता है। आपने सुना होगा, क्या कहते हैं, पेपर में न्यूज में अक्सर आता रहता है कि 3 लोग नाले की सफाई करने के लिए नाले में गटर में उतरे थे और वो मर गए नाले के अंदर। सुना है आपने वाली बात, ठीक है। उनकी डेथ क्यों हो जाती है, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, सफाई करने के लिए जाते हैं, स्वीपर्स जो होते हैं, ठीक है ना, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो करने जाते हैं, उनकी डेथ इसलिए हो जाती है क्योंकि जब नाली के अंदर जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वहां पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जो क्या करता है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा, एनिमल एक्सक्रीटा, काउ टंक, जितने भी टंक है, वो उसको उसकी हाइड्रोजनेशन करके, हाइड्रोजन जोड़ के उसमें से मिथेन प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये मिथेन का अमाउंट वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से जो आदमी जो अंदर उतरा हुआ है वहां पे सफाई करने के लिए, वो इसको इनहेल कर लेता है, और ये गैस क्या होती है, पॉइजनस होती है हायर कंसंट्रेशन पर, ठीक है। तो वो जब इसकी कंसंट्रेशन उसमें बढ़ जाती है, तो उस वजह से क्या होता है, उस इंसान को डिजीनेस होती है, पहले चक्कर आते हैं, देन ही फेल्स, और फेल्स उसके गिरने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, नाले के अंदर अंदर। समझ रहे हो मेरी बात, कितना खतरनाक बैक्टीरिया है ये। कोई डाउट, नो सर। सबका, सर Yes, sir. डाउट नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने लीव कर दी, सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं सॉरी, आपके अलावा। सर मोस्टली बच्चों ने मीटिंग लीव कर दी, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स बचे हैं मीटिंग में। अरे यार, नहीं वो एक्चुअली उन्होंने लीव करी है, बट वो ज्वाइन नहीं कर पाए दोबारा से, तो मेरे पास टोटल नंबर में बराबर ही दिखा रहा था। अरे यार, ईशा और मनस्वी कितनी देर से क्लास के बाहर थे आप, Sir, almost 10 minutes. कितनी देर से, 10 minutes. 10 मिनट से। तो आपने हिमांशु सर को बोला नहीं कि मुझे मैसेज करें वो, Sir, I don't have anybody's number. I don't क्या have कह रहे हो, anybody's आवाज थोड़ा तेज number. बोलो। Sir, मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, आपका भी नहीं है. सर का नंबर नहीं है, मैं आपको अपना नंबर दूंगा तो, नहीं अब मेरे पास मैसेज आया है, सर प्लीज ऐड मनस्वी इन द क्लास, शी गॉट डिस्कनेक्टेड। इट्स, चलो मैं आज उनसे बात करूंगा, ठीक है, मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा डायरेक्टली, उनसे आज मैं बात करके, ठीक है, सो दैट इफ यू गेट डिस्कनेक्टेड समहाउ बाय एनी चांस, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे एंड आई विल लेट यू इन। ईशा, मनस्वी, निष्ठा, स्वाति, एक बच्ची और थी, वो शायद वो डिस्कनेक्ट होकर बहुत देर से बाहर बैठी होगी, और उसके बाद वो क्लास में से नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, है ना, शी विल वॉच द रिकॉर्डिंग। बेटा ऐसा हुआ करें ना, अगर आपको नजर आया करेगी बच्चे कम हो गए क्लास में, ठीक है, तो डू रिमाइंड भी, ठीक है ना, तो मुझे रिमाइंड जरूर करवा दिया करो, सो दैट मैं आप लोगों को, मतलब मैं एक बार चेक करके वापस बच्चों को अंदर ले लूँ, ठीक। ओके सर। चलो, मतलब जिसको भी दिखे, ठीक है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। नोट आपने नोट किया है, या मैं आपको लिखाऊं ये वाली चीजें, ये समझ आ रहा है आपको।
चलो एक काम करो, लिख लो, मैं लिखवाता हूँ आपको, राइट डाउन। आर बैक्टीरिया, आर की बैक्टीरिया, आर बैक्टीरिया, आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया, आर प्रिमिटिव बैक्टीरिया they can survive in extreme and harsh environment, in extreme and harsh environment. R bacteria can be divided into halophils, thermoacidophils, and methanogens. Next point. Halophils are those bacteria that can survive in extreme saline conditions, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, thermoacidophils, can survive at very high temperature, and they can be found in thermal vents, and hot geysers, Next point. Methanogens are methane producing bacteria. Methanogens are methane producing bacteria that are present in the marshy area and
in the rumen and in the rumen of the cattle. In the rumen of the cattle. नोट किया? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, सभी लोग हैं ना क्लास में? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। सर बढ़ते हैं। आपने एक वर्ड बोला था मार्शी एरिया, उसका मीनिंग? मार्शी एरिया समझ नहीं आया, फिर मैं समझाता हूँ आपको। मार्शी मतलब होता है बेसिकली दलदल। क्या मतलब होता है? ओके सर। दलदल देखा है जिसमें कोई पैर रखते हो धस्सा चला जाता है, ठीक है, दैट इज दलदल। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास आर की बैक्टीरिया खत्म हुआ, ठीक है ना। अब हम चलेंगे यहाँ पर यू बैक्टीरिया। कहाँ पे चलेंगे अब हम? यू बैक्टीरिया पर उससे पहले मैं आपको एक चीज पढ़ा दे रहा हूँ। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या पढ़ा रहा हूँ मैं आपको? शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आपको मार्क कर लें, इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, आओ जरा देखो यार, बैक्टीरिया जो है हमारे पास वो 4 शेप्स में प्रेजेंट होते हैं। कितने शेप्स में प्रेजेंट होते हैं? 4, ठीक है। फोर। जैसे कि एक बिल्कुल ऐसे पतला पतला लंबा लंबा सा है, ठीक है। तो ये shape, ये इसको कहता हूँ मैं रॉड शेप। कैसी शेप है हमारे पास? ये रॉड शेप, ठीक है। कोई ऐसे बिल्कुल गोल गोल प्रेजेंट हो सकता है। गोल मतलब कि स्फेरिकल फॉर्म में। कैसे? बोलो। स्फेरिकल, ठीक है। कोई कोई बैक्टीरिया दिखने में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। समझे मेरी बात को? ऐसी शेप है ये, कैसा लग रहा है दिखने में? shape, ठीक है। और कुछ दिखने में बैक्टीरिया हमारे पास कुछ इस तरीके के भी हो सकते हैं। ये ऐसी शेप है, स्पाइरल। समझ आई बात भाई? कितनी शेप हो गई हमारे पास? निष्ठा आप बताओ। सर 4 हो गए, लेकिन इनका नाम अलग नहीं होता। जैसे रॉड का बैसिलस होता है, स्फेरिकल का कैलस होता है, कॉमा का विब्रियो होता है। बेटा पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे। आपको पहले बताओ, इतना समझ आया? यस सर। पक्का? ठीक है, चिंता मत, छूटेगा कुछ भी नहीं, ठीक है ना, छूटेगा कुछ भी नहीं। मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं आपको जितनी जरूरत है ना उतना, उससे ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं आपको बेसिकली, ठीक है ना। मोर देन इनफ दे रहा हूँ मैं आपको, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये ऐसी शेप है, दिस शेप इज रॉड शेप। और इस रॉड शेप बैक्टीरिया को कहते हैं कि हम, आप यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे बैसिलस। क्या बोलते हैं इसको हम? बेटा बोलो। बैसिलस, ये लैटिन वर्ड है बैसिलस, ठीक है। आप एग्जांपल याद रखेंगे, लैक्टोबैसिलस। क्या नाम रखेंगे? याद करो, क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है लैक्टोबैसिलस का? लैक्टोबैसिलस दूध को दही में कन्वर्ट करता है। सुना है आपने? दही जमा दो, तो दही कौन जमा के देता है? लैक्टोबैसिलस। कैसी शेप का होता है लैक्टोबैसिलस? बताओ यार। रॉड शेप। रॉड शेप का होता है, ठीक है। चलो आगे आए। दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारे पास स्फेरिकल। कौन सा है हमारे पास दूसरा? स्फेरिकल, बिल्कुल गोल। क्या नाम बताया था बेटा आपने इसका? कैलस। कैलस नहीं, इसको कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं इसको? इट इज कॉल्ड नॉट कैलस, वो मिक्स हो गया। इट इज कॉल्ड फोकस। क्या कहते हैं? बोलो। फोकस, ठीक है। इसका आप एग्जांपल याद रखेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या नाम याद रखेंगे इसका? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। एक बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमंस को निमोनिया करता है। क्या करता है? ह्यूमंस को निमोनिया करता है। पर पूरा नाम यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस आप स्ट्रेप्टोकोकस लिख लो। क्या लिख लो? बोलो। स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। याद रहेगी स्फेरिकल शेप का मतलब? अरे यार बोलो।
स्फेरिकल शेप का मतलब, कोकस, कोकस, रॉड शेप का मतलब, बैसिलस, ठीक है। चलो ठीक है, सीधी शेप आ रही है हमारे पास कौन सी, कॉमा शेप। कौन सी शेप, कॉमा, ठीक है। उसको क्या कहते हैं कॉमा शेप को, तो कॉमा शेप इज विब्रियो, कॉल्ड, यस दिस इज कॉल्ड विब्रियो। क्या कहलाता है हमारे पास ये, क्या बोलो, क्या कहलाता है, विब्रियो, ठीक है। एंड दिस विब्रियो, ये जो विब्रियो है हमारे पास, ठीक है, इसका फॉर एग्जांपल लिख लो विब्रियो कोलेरा। क्या लिख लो, विब्रियो कोलेरा। सुना है ना आपने, कोलेरा डिजीज होती है, गंदे पानी से बीमारी हो जाती है, सुना है कि नहीं सुना, ठीक है। तो विब्रियो कोलेरा इज इम्पोर्टेंट, लिख लो आप, ठीक है। चलो, और तीसरी जो शेप आ रही है हमारे पास वो कैसी आ रही है, दैट इज द स्पाइरल शेप। कैसी शेप है बेटा बोलो, स्पाइरल शेप, ठीक है। अगर आप एग्जांपल नहीं भी याद रखते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल नहीं दे रखे, ठीक है। और एनसीईआरटी में स्पाइरल शेप को कैसे दिखा रखा है, ऐसे करके दिखा रखा है। इसके पास क्या होता है, इसके पास फ्लैजेला होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, फ्लैजेला होते हैं। और ये जो शेप है हमारे पास फ्लैजेला स्पाइरल शेप, इसको कहता हूँ क्या मैं, स्पाइरलम। क्या कहता हूँ इसको मैं बेटा बोलो, स्पाइरलम, स्पाइरलम। याद हुआ। चलो भाई शेप्स बताओ फटाफट, कौन कौन सी शेप्स बताई मैंने आपको, बोलो। हम्म, बैसिलस, कोकस, विब्रियो, स्पाइरलम, बिल्कुल, ठीक है। तो बैसिलस का एग्जांपल क्या है हमारे पास, लैक्टोबैसिलस, ओके। कोकस का, स्ट्रेप्टोकोकस, ओके। कॉमा शेप का, विब्रियो बोलो, कोलेरा, ठीक है। और स्पाइरलम शेप का वैसे आपको एग्जांपल का याद रखने की जरूरत नहीं है, पर अगर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका नाम होता है हमारे पास क्या, स्पाइरलम वॉल्यूटन्स, ठीक है ना। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको याद ना करें, आप तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाए हैं, दीज एग्जांपल्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का पार्ट ये नहीं है, सो यू कैन लीव दोस दीज एग्जांपल्स, अपने एग्जांपल छोड़ सकते हैं चाहे तो, ठीक है ना, बिकॉज दे वोंट बी आस्क्ड इन द एग्जाम। एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से थे, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात, बताओ यार कुछ, यस सर, ठीक है। चलें आगे, आगे आते हैं। नोट किया ना आपने ये, ठीक है। तो ये तो हुई एक क्लासिफिकेशन बैक्टीरिया की, ठीक है ना। अब मैं आ रहा हूँ किस पे, दूसरी क्लासिफिकेशन, किस पे आ रहा हूँ मैं, बोलो, दूसरी क्लासिफिकेशन पे, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। इनकी अरेंजमेंट कैसी है सर, अरेंजमेंट का मतलब, यार देखो, सिर्फ और सिर्फ एक बैक्टीरिया पड़ा हुआ है गोल, तो क्या देंगे इसको हम, क्या क्या कैसी शेप है, बोलो बोलो, कोकस, फोकस, ठीक है। ये दूसरी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। अगर दो बैक्टीरिया पड़े हुए हैं एक साथ जुड़े हुए, तो ये कैसी शेप है, तो ये दो है तो बोल दूंगा मैं इसको क्या, बोलो यार, डिप्लोकोकस। क्या कहूंगा मैं इसको, डिप्लोकोकस, ठीक है। अगर बहुत सारे बैक्टीरिया एक लाइन में, कैसे, एक लाइन में एक लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकाई, बिल्कुल लीनियर चेन में प्रेजेंट है, लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसको कहूंगा क्या मैं, स्ट्रेप्टो। क्या वर्ड यूज करूंगा बेटा बोलो, स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो। जैसे दो प्रेजेंट थे तो क्या वर्ड यूज किया था, डिप्लो, डिप्लो, ठीक है। और जैसे अगर एक चेन में बहुत सारे प्रेजेंट है तो इसके लिए वर्ड यूज करूंगा क्या मैं, स्ट्रेप्टो, तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। वैसे ही
अगर बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे एक बंच में प्रेजेंट है, कैसे प्रेजेंट है बेटा बोलो, कैसे प्रेजेंट है, एक बंच में। बंच में, गुच्छे में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा स्टेफाइलो। क्या वर्ड यूज करा जाएगा, स्टेफाइलो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेफाइलोकोकस। कौन सा वर्ड है ये हमारे पास, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है। अगर देखो यार, अगर ये कोकस की मैं एग्जांपल लेके मैंने बात करी है, ठीक है ना, अगर हमारे पास वैसे भी हो सकते थे, रॉड शेप को मैं बोलता उसको क्या, डिप्लोबैसिलस, टेट्रोबैसिलस, स्टेफाइलोबैसिलस, ठीक है। तो ये तो मैंने फोकस एग्जांपल लेके आपको समझा दिया, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात को, ये जो आपको मैंने पढ़ाया दिस इज फॉर नीट, ये नीट के लिए है, इससे सीबीएसई में सवाल नहीं आता, ठीक है ना, नॉट एनसीईआरटी, मतलब दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एनसीईआरटी। थोड़ा मैंने आपको बाहर से पढ़ाया है आपको ये वाली चीज, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ बुक में से ढूंढने लगो तो आपको ये बुक में नहीं मिलेगा, समझ आ रही है सर बात? मेरे स्कूल में ये सब कराया है तो फिर ये पेपर में आ सकता है। नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। और इसमें टेट्राड भी करवाया है, शास्त्रना भी करवाया है क्या करवाया है, स्कूल में। टेट्राड फोकस करवाया है, शास्त्रा फोकस करवाया है, तो ये सब नहीं आएंगे पेपर नहीं में। आएगा, कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। नोट किया, कैसे? चलें। चलो अब हम आते हैं तीसरी चीज पे, ठीक है। तीसरी चीज करेंगे हम बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। किसके बेसिस पे बेटा बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। नंबर एंड, बोलो यार, अरेंजमेंट। किसके अरेंजमेंट, फ्लैजेला। फ्लैजेला पता है ना आपको क्या होता है, अरे यार आज तो बताइए वाली बात, ठीक वो है। फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो लोकोमोशन में हेल्प करता है उसको, बिल्कुल बैक्टीरिया बिल्कुल को। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना। तो फ्लैजेला इज अ हेयर लाइक filamentous structure, filamentous structure that helps in motility, motility कह दो या कह दो movement of बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मोटिलिटी या बैक्टीरिया की मूवमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। अरे जानते हो ना आप ये वाली बात, ये बैक्टीरिया है और इसका फ्लैजेला है, क्या है ये उसका, दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्लैजेला, क्लियर, ठीक है। तो चलो इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो यार देखो हमारे पास बैक्टीरिया है, क्या है हमारे पास, बैक्टीरिया है, सुन लो, या तो उसके पास फ्लैजेला होगा, या तो क्या होगा उसके पास, बोलो, हाँ फ्लैजेला। फ्लैजेला होगा, मतलब कि इट हैव, बैक्टीरिया हैव द फ्लैजेला, और नो फ्लैजेला, फ्लैजेला है ही नहीं, ठीक है। तो अगर फ्लैजेला है तो उसको हम डालेंगे कौन से कंडीशन में, उसको कहूंगा क्या मैं, ट्राइकस, क्या कहूंगा मैं उसको, बोलो यार क्या कहूंगा मैं उसको, ट्राई कर, ट्रैकर। और फ्लैजेला नहीं है तो इट विल नोन एज ए ये ट्राई कर। ट्राइकस, ए ट्राइकस, समझ आई बात, ठीक है, ट्राइकस या फिर ए ट्राइकस, ठीक है। अगर फ्लैजेला है तो फिर हम देखेंगे कि फ्लैजेला कैसा है, ठीक है। तो यार देखो मैं बैक्टीरिया बना देता हूँ यहाँ पे, कोई कोई बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। देखो यार अगर उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजेला है, कितने फ्लैजेला है उसके पास, केवल एक फ्लैजेला है, ठीक है। सो इट विल बी कॉल्ड एज, इट विल बी कॉल्ड एज मोनोट्राइकस, क्या कहलाएगा,
बोलो। मोनो, मोनो मतलब क्या? सिर्फ एक फ्लैजेला, ठीक है। बट अगर उसके पास दो फ्लैजेला हैं और दोनों फ्लैजेला अपोजिट एंड पे है, कहां पर है दोनों फ्लैजेला? अपोजिट एंड पर है, ठीक है। तो इट विल बी नोन एज एम्फीट्राइकस। क्या लाएगा बेटा, बोलो। एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है? एम्फी का मतलब होता है बोथ। क्या मतलब होता है? मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ वाली बात में। एम्फी का मतलब होता है बोथ। जैसे हम सुना होगा एम्फीबियंस, ठीक है ना। एम्फीबियंस वो होते हैं जो बोथ लैंड एंड वाटर में एक साथ रह सकते हैं, जैसे कि आपका मेंढक, राना टिग्रीना, एग्जांपल लिखा जाएगा, ठीक है। या एम्फीडेक्स्ट्रस। एम्फीडेक्स्ट्रस वो होता है जो दोनों हाथों से लिख सकता है, लेफ्ट हैंड से भी और राइट हैंड से भी। तो दैट्स व्हाई इसके पास दोनों फ्लैजेला हैं, दोनों एंड फ्लैजेला, तो इट इज कॉल्ड एम्फीट्राइकस, ठीक है। अब सुनो तीसरी बात। अगर इसके एक एंड पर, अगर इसके एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजेला हैं, ठीक है, तो लोफोट्राइकस। इट विल बी नोन एज लोफोट्राइकस। क्या लाएगा? लोफोट्राइकस, ठीक है। अरे समझ आ रही है बात? चलें, ठीक है। और अगर इसके बहुत सारे फ्लैजेला दोनों एंड पर हैं, कहाँ पर भाई? दोनों ही एंड में बहुत सारे फ्लैजेला हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। सो इट विल बी नोन एज, क्या कहते हैं इसको? सेफालोट्रोपस। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहता हूँ क्या मैं? सिफेलोट्राइकस, ठीक। अरे समझ आ रही है बात? हाँ या ना? यस सर। ठीक है। लोफोट्राइकस और सिफेलोट्राइकस, ठीक। और तीसरा, अगर फ्लैजेला उसकी बॉडी में हर जगह पे प्रेजेंट है, हर एक जगह पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, देन इट विल नोन एज, क्योंकि पूरी पेरिफेरी पे प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड पेरिट्राइकस। क्या लगेगा बेटा, बोलो। पेरिट्राइकस, ठीक है। So this is how bacteria can be classified into various categories. Number 1, 2, 3, 4, 5 and number 6, atricus. atricus मतलब ये है कि उस बैक्टीरिया के पे कोई फ्लैजेला प्रेजेंट ही नहीं है। अरे समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब सुन लो मेरी बात, ये जो मैंने आपको बताया है, दिस इज ऑल्सो फॉर नीट, दिस इज ऑल्सो फॉर नीट, ये आपके नीट के लिए, नॉट इन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, तो इट विल नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है ना। नॉट फॉर स्कूल एग्जामिनेशन, आपके स्कूल एग्जाम के लिए ये नहीं है। तो अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं तो आपको छोड़ सकते हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको ना बैक्टीरिया को 3 क्लास में क्लासिफाई करना बताया है, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3, ठीक है। आपके स्कूल के एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्लास 1 से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। क्लास 2 और क्लास 3 से, मतलब सेकंड क्लासिफिकेशन और थर्ड क्लासिफिकेशन से कोई भी क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन हाँ नहीं आने वाला। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलें, नोट किया? यस सर। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, तो यार ठीक है, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है, ठीक है। आपने आई होप कि नोट कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सो दैट विल नॉट बी एन इशू, वो कोई इशू नहीं रहने वाला, ठीक है। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम तेज चलेंगे यार। अभी तो मैं आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तेज इसलिए चलेंगे क्योंकि योर कोर्स हैज बीन स्टार्टेड, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ है। वी हैव टू कंप्लीट अ लॉट ऑफ सिलेबस, ठीक है, टू मेंटेन द स्पीड, हमें स्कूल से पीछे नहीं होना, हमें स्कूल के साथ ही चलना है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा हम अपने कोर्स को करेंगे, थोड़ा सा पेसअप करेंगे, नॉट बहुत ज़्यादा नहीं, बट अ लिटिल बिट, ठीक है। तो अब आप मेरे से कब मिलेंगे बच्चों? हाँ, कब मिलोगे? संडे। संडे को कितने बजे? सुबह 10। 10 बजे, ठीक है ना।
हम सुबह 10 बजे मिलेंगे, ये 10 AM है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो सुबह 10 बजे हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। और आप इतना पढ़कर आएंगे, तब तक आपने क्या करना है, तब तक आपने जो चैप्टर है हमारा कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका इस चैप्टर का पेज नंबर, लेफ्ट साइड वाला पेज नंबर 1 2 3 4 पढ़ लेना है आपने, कहाँ तक, टिल आर्क बैक्टीरिया यहाँ पे खत्म हो रहा है, वहां तक पढ़ लेना है। यू बैक्टीरिया पर आपने नहीं जाना, ठीक है ना। तो 3.5 पेज आपने पूरा पढ़ लेना है, 3.5 पेज, ठीक है। पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ोगे, पढ़ लेंगे ठीक है, सर। पढ़ लेना, ठीक है ना। पढ़कर आना तो मेरे को आपको समझाने में अच्छा लगेगा फिर, ठीक है जी। चलो, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है ना। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय। ओके थैंक यू सर। ओके बच्चे।